हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर कुमार पटेल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी 6 सेमेस्टर के सेकेंड बुक में थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है जूल्स लॉ और जूल्स थॉम्सन इफेक्ट और उससे संबंधित जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। तो आइए पढ़ते हैं हम जूल्स लॉ। जूल्स लॉ तो आज हम पढ़ने वाले बेटा जूल्स लॉ। जूल थॉम्सन इफेक्ट अलग है, जूल्स लॉ अलग है। जूल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? जूल्स लॉ कहता है कि व्हेन एन आइडियल गैस इज एक्सपेंड एडियाबैटिकली, when an ideal gas is expanded adiabatically in vacuum, there is no change in its internal energy। यह नियम कहा जाता है जूल्स लॉ। तो इसका नोट्स बनाते हैं। when an ideal gas, क्या बनाते हैं बेटा नोट्स? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं कि when an ideal gas expand adiabatically in vacuum, there is no change in its internal energy। दैट इज हम कह सकते हैं कि डेल्टा E इक्वल टू 0। यह लॉ कहा जाता है बेटा जूल्स लॉ। जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या कहता है बेटा? when a gas is expanded adiabatically from a when a gas is expanded adiabatically from a region of higher pressure to a region of lower pressure through a porous plug, it becomes cool. It becomes cool. This effect is known as Joule-Thomson इफेक्ट। जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या कहता है बेटा? कि when a gas is expand adiabatically from a region of higher pressure to a region of lower pressure, it becomes cool. This effect is known as Joule-Thomson effect। ऐसे समझ लीजिए आप, अभी गर्मी का महीना है, आप धूप में से चलकर आ रहे हैं, जहाँ धूप है वहाँ का प्रेशर हाई समझिए। तो जब आप छाया में पहुँचते हैं जहाँ का प्रेशर लो है, जब आप धूप से चलकर किसी पौधे की छाया में पहुँचते हैं तो वहाँ आपको कूलिंग का इफेक्ट आता है। यही है आपका जूल थॉम्सन इफेक्ट। अब बात समझ में, क्योंकि जहाँ धूप होगी वहाँ प्रेशर हाई, जहाँ छाया होगी वहाँ प्रेशर कम।
तो हाई प्रेशर से जब भी लो प्रेशर की तरफ आप जाएंगे तो आपको कूलिंग का इफेक्ट आएगा। ये इफेक्ट कहा जाता है जूल थॉम्सन इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं बेटा, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। नेक्स्ट हेडिंग आते हैं जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। जे से मतलब जूल, टी से मतलब थॉम्सन। तो पढ़ा जाता है बेटा म्यू जे टी। क्या पढ़ा जाएगा? म्यू जे टी। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ संरचना करनी पड़ेगी। एक ए बी ट्यूब लीजिए। ये बताइए कि यह एक ट्यूब है ए बी, जिसके मध्य में लगा हुआ है पोरस प्लग। जिसके मध्य में लगा हुआ है बेटा पोरस प्लग। पोरस प्लग क्या होता है बेटा? पोरस प्लग एक ऐसा प्लग है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वह जिसको अपने से जाने देता है उसी को आने नहीं देता। सेमी परिमल मेम्ब्रेन है। सेमी परिमल मेम्ब्रेन कि सॉल्वेंट के मालिक्यूल को जाने देता है और सॉल्वेंट के मालिक्यूल को आने देता है। लेकिन पोरस प्लग कि जिसको जाने देगा अपने से उसी को आने नहीं देगा। दो पिस्टन लगे हुए हैं, पिस्टन 1 और पिस्टन 2। पिस्टन 1 और पिस्टन 2। पिस्टन कैसे हैं? वेटलेस हैं और फ्रिक्शन लेस है। कैसे हैं? वेटलेस है और फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, चलिए भैया, इस पोरस प्लग को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। यहाँ जो गैस भरी है एक मोल, उसका प्रेशर P है। यहाँ जो गैस भरी है उसका प्रेशर P2। पिस्टन को 1 को इनवर्ट पुश किया गया। सपोज दैट पिस्टन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, तो पिस्टन को आउटवर्ड शिफ्ट होगा। सपोज दैट यह पिस्टन यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया। ठीक, अब हम इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को लिखते हैं। ठीक, लिखेंगे कैसे बेटा? ए लॉन्ग ट्यूब जिसका नाम क्या रखा है? ए बी, इज मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल heated with porous plug G in middle। एक पोरस प्लग G है जो इसके मध्य में फिट किया गया है। एंड 2 पिस्टन 1 and 2। और क्या है इसमें? एंड 2 पिस्टन 1 and 2। इतना आपको चित्र में दिख रहा है कि एक पोरस प्लग G है जो ट्यूब AB के मध्य में है और 2 पिस्टन 1 and 2 जिनका नाम रखा गया है वो बीच में फिट है। अब इस ट्यूब AB को कंप्लीटली इंसुलेट किया गया है जिससे कि एडियाबैटिक कंडीशन बन सके। द ट्यूब AB इज कंप्लीटली
आइसोलेटेड या इंसुलेटेड, इसलिए टू श्योर होने के लिए, टू श्योर एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन। अब मान लिया गया कि सपोज 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई V1 वॉल्यूम। मान लिया गया कि 1 मोल यहाँ गैस भरी गई, वह 1 मोल गैस V1 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ठीक, कितना ऑक्यूपाई करती है? V1 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। किसके बीच? बिटवीन पोरस प्लग G एंड पिस्टन 1। पिस्टन 1 और पोरस प्लग के बीच जो 1 मोल गैस भरी गई है, माना गया कि यह V1 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अब ये समझेंगे कि इस गैस को हम पास करेंगे। इट इज नाउ अलाउड टू पास स्लोली थ्रू द पोरस प्लग। इट इज नाउ allowed to pass slowly through porous plug by inward pull of piston 1। अब माना गया कि पिस्टन 1 को धीमे धीमे दबाया जा रहा है और इसमें जो गैस है वो पोरस प्लग से होकर दूसरी साइड जा रही है। ठीक, किधर जा रही है बेटा? दूसरी साइड जा रही है। अब होगा क्या कि जब पोरस प्लग से होकर गैस दूसरी साइड जाएगी तो पिस्टन पीछे की तरफ खिसकेगा। मान लीजिए यह वॉल्यूम V2 शिफ्ट हुआ है। It is now allowed to expand piston 2 outward occupy volume V2 at lower pressure P2 as shown in figure। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इतने एक्सप्लेनेशन के बाद कि गैस 1 मोल गैस पिस्टन 1 और पोरस प्लग के बीच रखी गई। पिस्टन 1 को धीमे धीमे अंदर की तरफ दबाया गया तो गैस स्लोली धीमे धीमे पोरस प्लग से होकर प्रेशर P2 जो कि लोअर है, हम कह सकते हैं कि P1 ग्रेटर देन P2, धीमे धीमे गैस प्रेशर P2 की तरफ आती है जिससे पिस्टन पीछे की तरफ V2 वॉल्यूम शिफ्ट होता है। ऐसा आपको चित्र में दिखाया गया है। अभी हम डिस्कवरी इतना बंद करते हैं कि जो हमने लिखा है इतना एक्सप्लेनेशन हो गया इस फिगर का। अब हम चलते हैं जूल थॉमसन
के डेरिवेशन पर। इतना तो आपको लिखना है बेटा, जब फिगर बनाएंगे तो फिगर के विषय में इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वॉल्यूम जो चेंज होगा, अब डेरिवेशन चल रहा है बेटा, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -V1। -V1 कम हुआ तो वर्क इन्वॉल्व ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वर्क इन्वॉल्व ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये बेटा वर्क ऑन द सिस्टम है क्योंकि सिस्टम पर कार्य किया गया है। वर्क बराबर कैसा होगा, Pv वर्क होगा तो प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, क्योंकि गैसीय अवस्था का है तो वर्क कैसा होगा, Pv होगा। अब हम राइट साइड जाते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑन राइट हैंड साइड, उधर तो बड़ा है बेटा तो +V2 होगा, लेकिन वर्क जो इन्वॉल्व होगा, वर्क इन्वॉल्व ऑन राइट हैंड साइड, सिंस चूंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसलिए होगा बेटा -P2V2। क्या होगा, P2V2। नेटवर्क डन ऑफ द सिस्टम निकाल लीजिए, therefore network done by the system involved in the system इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का योग होगा P1V1 प्लस P2V2। इसको हम कह सकते हैं बेटा P1V1 माइनस P2V2। ये पहला समीकरण बना। क्या बना, पहला समीकरण बना। हो गया। अब फिगर की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिगर हमारा जितना भी काम करना था उसने हमें एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। अब हमें देखना है एक्सपेंशन कैसा है, एडियाबैटिक है। इसका मतलब जो वर्क हुआ होगा वो गैस की या सिस्टम की इंटरनल एनर्जी से हुआ होगा, क्योंकि बाहर से न हीट आ रही है न बाहर हीट जा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्क जो इन्वॉल्व हुआ होगा वह इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। As the expansion, यहाँ से नहीं लिखना चाहिए, यहाँ से as the expansion of gas involved adiabatically चूंकि ये जो वर्क हो रहा है एक्सपेंशन का वो कैसा है, एडियाबैटिकली है। thus the system does work at the expense of internal energy। as the expansion of gas involve adiabatic या adiabatically the system thus does work, thus the system does वर्क, जो सिस्टम कार्य करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्योंकि जो सिस्टम काम कर रहा है वो बाहर से हीट तो पा नहीं रहा है, इसलिए वह सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को ही किसमें कन्वर्ट करेगा, वर्क में करेगा। Therefore internal energy of the system pass from equal to
E2। इसका मतलब है कि जो इंटरनल एनर्जी होगी 10, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम falls from, कहां से बेटा, E1 पहले थी, अब क्या हो जाएगी E2, और इसी का चेंज जो होगा वही वर्क डन होगा। देयरफॉर वी विल से दैट कि E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 इसके बराबर होगा, वर्क जो इन्वॉल्व होगा V1 माइनस V2 V2। अब बात समझ में आई कि इंटरनल एनर्जी जो है वही खर्च होगी किसमें, वर्क डन। अब दोनों टर्म को एक साथ कर लेते हैं, इसको इधर भेजें या इसको इधर, E2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस P1 V1। सीधा कर ले बेटा, E1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू E2 प्लस P2 V2, इक्वेशन 2। अब जबकि एंथैल्पी को हम जानते हैं, क्या जानते हैं एंथैल्पी को, सिंस एंथैल्पी H इज एक्सप्लेन एज, H इक्वल टू होता है बेटा E प्लस PV, तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर equation 2 may be written as, इक्वेशन 2 को कैसे लिख सकते हैं कि H1 बराबर H2 या H1 माइनस H2 इक्वल टू 0 या डेल्टा H इक्वल टू 0। ये आ गया तीसरा। इस तीसरे इक्वेशन को देखकर हम कह सकते हैं, हम तो शुरू किए थे एडियाबैटिक एक्सपेंशन पर। कैसा शुरू किए थे, सिस्टम को बनाए थे एडियाबैटिक, लेकिन इक्वेशन 3 कह रहा है कि एडियाबैटिक नहीं, आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन है। कैसा है, आइसोएंथैल्पिक है 10, हम कह सकते हैं 10। अतः एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ an ideal gas occurs at constant enthalpy। हम कह सकते हैं कैसा है, कांस्टेंट एंथैल्पी पर आ रहा है। तो जूल थॉम्सन एक्सपेंशन कैसा हुआ बेटा, आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन हुआ। 10 जूल थॉम्सन इफेक्ट इज एन आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन। इक्वेशन 3 से यह साबित हो गया कि जो जूल थॉम्सन इफेक्ट है वास्तव में एडियाबैटिक एक्सपेंशन नहीं है, आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन है। इक्वेशन 3 से क्लियर हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं एंथैल्पी पर। किस पर चलते हैं, एंथैल्पी पर। सिंस हम जानते हैं एंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ, enthalpy is a function of pressure and temperature। इसी सेंटेंस को मैं फार्मूले में लिख रहा हूं, enthalpy is the function of pressure and temperature। जो ऊपर स्टेटमेंट है उसी को मैं लिख रहा हूं, ठीक है। यानी एंथैल्पी की वैल्यू डिपेंड करती है प्रेशर और टेम्परेचर पर। देयरफॉर dH कैसे निकालते हैं dH बेटा, पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल किसी एक के सापेक्ष, दूसरा कांस्टेंट, पहले के सापेक्ष किया मैंने, दूसरे को कांस्टेंट किया। कैसे लिखा बेटा, dH इक्वल टू
पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल, पूरा फंक्शन h है, इसका डिफरेंशियल किसी एक के सापेक्ष डेल p के सापेक्ष किया, दूसरा कांस्टेंट डेल p है तो dp प्लस अब पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल अब दूसरे के सापेक्ष करेंगे डेल t, तो पहला कांस्टेंट डेल t है तो dt अगर यहां पर हम जानते हैं सिंस वी नो दैट हम क्या जानते हैं बेटा कि डेल h बाई डेल t एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू होता है Cp। क्या होता है? Cp। तो इस इक्वेशन में देखिए therefore dH इक्वल टू हो जाएगा डेल H बाई डेल P एट कांस्टेंट T dP प्लस Cp dt। यहां से देखिए इसके स्थान पर दिया Cp, इधर बचा हुआ है dt, Cp dt। ठीक, जैसा कि अभी आपने इक्वेशन 3 में देखा था कि dH इक्वल टू 0 है, dH इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ एज एक्सप्लेन एबव क्या ऊपर से किया गया कि dH इक्वल टू 0, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू 0। तो यहां से मैं कर सकता हूं कि डेल H बाई डेल P एट कांस्टेंट T dP प्लस Cp dt इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, अब हम निकालते हैं डेल T बाई डेल। क्या निकालते हैं? डेल T बाई डेल P से भाग कर दीजिए पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में डेल P से भाग कर दीजिए, तो डेल H बाई डेल P ऐसे लिख देते हैं एक लाइन। क्या करते हैं बेटा? डिवाइडेड एवर इक्वेशन, डिवाइडिंग both एवर इक्वेशन, डिवाइडिंग एवर इक्वेशन by dp on both the side, दोनों तरफ हम dp से भाग करते हैं, तो डेल h बाई डेल p एट कांस्टेंट t प्लस Cp डेल t बाई डेल p इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहां से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि फंक्शन मेरा आइसो एंथैल्पिक चल रहा है, तो जहां कांस्टेंट नहीं है वहां हम क्या कर देंगे? आइसो एंथैल्पिक कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? आइसो एंथैल्पिक कर देंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को उधर भेजते हैं, तो Cp डेल t बाई डेल p एट कांस्टेंट h इक्वल टू माइनस ऑफ डेल h बाई डेल p एट कांस्टेंट t। Cp को उधर भेजिए, तो डेल t बाई डेल p एट कांस्टेंट h इक्वल टू माइनस ऑफ डेल h बाई डेल p एट कांस्टेंट t होल डिवाइडेड बाई Cp, होल डिवाइडेड बाई Cp। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए। यहां बेटा ध्यान दीजिए, यह जो क्वांटिटी है, द क्वांटिटी डेल t बाई डेल p एट कांस्टेंट h इज नोन एज जूल थॉम्सन कोफिशिएंट।
ये जो क्वांटिटी है आपकी, ये आपकी है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। और डिनोट कैसे किया जाता है? एंड सिंपली डिनोटेड बाय म्यू। चूंकि जूल थॉम्सन ने किया था इसलिए म्यू जे टी भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। thus म्यू जे टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी डिवाइडेड बाई सी पी। ये हुआ आपका जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। क्या हुआ बेटा? जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। आगे चलते हैं हम, पढ़ने वाले हैं जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस एंड फॉर रियल गैस। तो हेडिंग लगाते हैं जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू आपने देखा है बेटा कि वी नो दैट पिछले लेक्चर में आपने निकाला था कि म्यू जे टी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी डिवाइडेड बाई सी पी। और ये म्यू जे टी जो हमारा आया था वो आया था बेटा डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच, इसी को हम कहते हैं म्यू जे टी इज इक्वल टू है माइनस ऑफ डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी होल डिवाइडेड बाई सी पी। सिंस एंथैल्पी एच इक्वल टू होता है बेटा ई प्लस पी बी, तो एच की वैल्यू उठाकर यहाँ रखिए, तो डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई सी पी कर ले रहा हूं, 1 बाई सी पी डेल ई प्लस पी भी अपान डेल पी एट कांस्टेंट टी। ओपन कर लीजिए, माइनस ऑफ 1 बाई सी पी बाहर, कोष्टक में बचेगा आपका डेल ई बाई डेल पी। चलिए बेटा इसको क्या किया हमने? ओपन किया, पाएंगे डेल बाई डेल पी पी भी किस पर? एट कांस्टेंट टी। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि डेल ई बाई डेल भी हमें चाहिए बेटा, डेल ई बाई डेल भी चाहिए। हम इसी को एक्सपेंड करें और देखिए जरा सा, अगर हमको 1/2 मिला है और मुझे 1/4 की आवश्यकता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा 1/4 गुणे 4/2। क्योंकि मुझे आवश्यकता है डेल ई बाई डेल भी की, क्योंकि मुझे जाना है आइडियल गैस में। किसमें जाना है? आइडियल गैस के केस में। तो चूंकि मुझे मिला है डेल ई बाई डेल पी एक्सपेंशन से, अब मुझे चाहिए क्या? जैसे 1/4 चाहिए, तो 1/4 को मैं इस रूप में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए जैसे कैसे लिख रहा हूँ, मुझे चाहिए डेल ई बाई डेल भी, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस ऑफ 1 बाई सी पी बाहर, यहां लिखूंगा डेल ई बाई डेल भी एट कांस्टेंट टी इनटू डेल भी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। अभी भी देखिए बेटा डेल भी कट जाएगा, अभी भी डेल ई बाई डेल पी ही है, प्लस डेल पी डेल भी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। बात समझ आई? इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। आइडियल के केस में देखा गया फॉर एन आइडियल गैस के केस में डेल ई
बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी क्या होता है बेटा? 0 होता है। अगर इसकी वैल्यू रखता हूं तो ये पूरा टर्म 0, देयरफॉर डेल ई बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इनटू डेल वी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो टर्म कौन सा बचा? देयरफॉर डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच इक्वल टू बचेगा क्या? माइनस ऑफ 1 बाई सी पी, माइनस ऑफ 1 बाई सी पी इनटू बचेगा क्या? इनटू डेल बाई डेल पी पी वी एट कांस्टेंट टी, यही बचेगा मेरे लिए। ठीक है, अब आइए देखिए बचेगा क्या बेटा? यही, चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी वी क्या होता है? 0, एज पी वी कामा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डेल पी वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0। तो राइट हैंड साइड के सारे टर्म हो गए 0। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एन आइडियल गैस जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? 0, 10। फॉर एन आइडियल गैस म्यू जे टी इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि राइट साइड के सारे टर्म क्या हो गए बेटा? 0।